Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Math। देखिए ये हमारी MCQ सीरीज़ चल रही है जो कि फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए। आप आराम से इसे YouTube पे भी वॉच कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा वर्ज़न या यूँ बोलने की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा स्टफ्स, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ वो जो कि मैंने पेड कोर्स में ऐड किया हुआ है और उस पेड कोर्स की बहुत ही जेन्युइन बहुत ही कम फ़ीस रखी है जिसे आप ले सकते हैं, विच इज़ ओनली 200 रुपीज़, जो कि आपको और सारे MCQs जिसमें दिए जाएंगे हमें लगता है कि इसका 2-3 गुना 4 गुना मिलेगा आपको उसमें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 MCQs आते थे, अभी और ज़्यादा बढ़ गए हैं। DDU में 40 आते थे, अब 50 हो गए हैं। तो MCQ की तरफ ग्रेजुएशन का रुझान बढ़ गया है। तो मैंने भी अपने कोर्स में काफ़ी सारे MCQ को ऐड किया हुआ है। तो वो आपको क्या कहते हैं, पूरे यूट्यूब पर इतने कहीं भी MCQ नहीं मिलने वाले, क्योंकि हमने कई सारी बुकों से ऐड किए हैं, कई सारी बुक्स ली हैं उसके लिए। तो एक बना करके, एक एडजस्ट करके आपको अच्छा सा छोटा सा अमाउंट बनाया गया है, जिसके लिए सिर्फ 200 रुपीज़ अप टू दिवाली तक का इसका जो कॉस्ट है 5th सेमेस्टर के लिए वो 200 है। उसके दिवाली के बाद ये 250 हो जाएगा और 3rd सेमेस्टर के लिए भी लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ही कुछ स्टार्टिंग होगी मैं उसे भी दूंगा, मतलब 5-6 दिन बाद या एक हफ्ते बाद, दिवाली बाद। उसका फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है, 299 है उसका फ़ीस। हाँ, तो इस एक बात ये क्लियर कर देता हूँ मैं कि जो ये फ़ीस है वो पूरे सेमेस्टर की मिला करके है, पूरा सेमेस्टर मैथ्स, मतलब जितने MCQ हैं, जितने भी आपके बुक्स हैं उस सेमेस्टर में, प्रॉपर सेमेस्टर में, उस सारी बुक से जितने भी MCQ बनेंगे, चैप्टर वाइज मिक्स सब कुछ, वो सारे का मिला करके ये सिंगल फ़ीस है। ऐसा नहीं है अलग अलग बुक्स के लिए 200 है, ऐसा नहीं, कुल मिला करके 200 बोला मैंने। ठीक है, अभी बहुत जेन्युइन रखा गया है, बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्राइस रखा गया है, सो दैट यू कैन सिंपली बाय। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप थोड़ा इस पे दिमाग रखिए, ध्यान रखिए अभी। और जो बच्चे जिन्होंने पेड कोर्स लिया है वो बिल्कुल परेशान ना हो, ये जो फ्री वीडियो चल रही है इसके बाद साथ ही साथ जो उनकी पेड वाली उनको जो स्पेशली प्रोवाइड की जाएगी, दे विल सी कि उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ एकदम मज़ेदार टाइप के, नई टाइप की ट्रिक्स, एकदम आपका दिमाग घुमा देने वाली बातें, जिससे कि आपको कुछ नया कुछ मिले। मतलब ये अप्रोच होगी थोड़ी सी एक लेवल 2 की, तो वो उसमें मिल सकता है। सो दे डू नॉट वरी, दे डू नॉट नीड टू वरी। ओके, चलिए चलते हैं। ये सेकंड वीडियो है, ठीक है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं हर जगह। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेकंड वीडियो इज, इफ़ टी इज़, अब देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। इफ़ टी इज़ फ्रॉम u to v be a linear transformation from a vector space u to a vector space v over the same field। दोनों का फील्ड सेम है, मतलब u ओवर f से लेकर के कहाँ जा रहा है, ये u ओवर f से ये v ओवर f पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, u से v में जा रहा है। अच्छा, ये v ओवर f। ठीक, तो होता क्या है आपको पता होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो चीज़ें एकदम बिल्कुल परफेक्ट होती है। क्या कि अगर कोई टी अप्लाई हो रहा है किसी दो वेक्टर्स के एडिशन में, तो होता क्या है, वो टी जो होता है वो दोनों में अलग अलग हो जाता है। ये आपका एक थ्योरम भी था। और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो किसी भी वेक्टर में, तो क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा और टी अप्लाई हो जाएगा सिंपल वेक्टर में। हमेशा वेक्टर में ही टी अप्लाई होता है, स्केलर्स बाहर हो जाते हैं। और एक थ्योरम ऐसी थी जिसमें इन दोनों को मिला करके सिंपल इस तरीके से लिखा था, टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ये पहले वाले में से, अब अल्फ़ा बीटा यहाँ पे हमारे फील्ड के एलिमेंट है, अल्फ़ा बाहर हो गया, टी अप्लाई हो गया यू पे, फिर ऐसे बीटा बाहर हो गया और टी अप्लाई हो गया वी पे। ओके, ये बात क्लियर है। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो बोला क्या है, देन टी इज़ लीनियर ऑपरेटर। कह रहा टी को लीनियर ऑपरेटर कब कहते हैं भाई, देखिए, जब टी यू से वी में है तो इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, यू और वी दोनों सेम हो जाए, मतलब यू बराबर वी, या यू और वी बराबर वी हो, या सिंपली यू से यू में कर दो,
तभी इसको क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये आपका v और u सेम होगा तभी लीनियर ऑपरेटर बोला जाएगा। इफ़ u एंड v आर टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल है, अच्छी बात है, और द सेम फील्ड, उनकी डायमेंशन फाइनाइट है, ठीक है। देन u इज़ आइसोमॉर्फिक टू v, कह रहा है u v के आइसोमॉर्फिक तभी होगा जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। आइसोमॉर्फिक में भैया देखो क्या क्या होता है, आइसोमॉर्फिक 3 कैरेक्टरिस्टिक को अपने साथ मिलाता है। सबसे पहली बात ये आइसोमॉर्फिक जो होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है, जो जिसकी हमने 2 प्रॉपर्टी बताई। दूसरी बात 1 1 होना चाहिए, 1 1, और तीसरी बात ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। 1 1 की बात करें और ऑन टू मतलब कि लेफ्ट में जो डोमेन और ये राइट में को डोमेन है, इसकी एक की इमेज एक ही बने, है ना, ऐसा ना हो कि दूसरा दूसरे दो इधर के दो उधर के दो एक में जाके जुड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी को 1 1 कहते हैं। और ऑन टू का मतलब इधर कोई भी ना छूटे, भैया इधर कोई नहीं छूटेगा, इधर तो वैसे भी नहीं छूटना चाहिए क्योंकि फंक्शन जो होता है वो लेफ्ट में यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज बनाता है। तो जब ये हो जाता है तो इससे जो टी मिलता है वो आइसोमॉर्फिक मिलता है। आइसो का मतलब ये होता है एक जैसा, और जब ऐसा कुछ होता है तो हमें टी इनवर्स भी मिल जाता है। और ये सारी बात फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस में होती है बच्चों। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल नहीं बोलता सो नथिंग कैन बी सेड अबाउट दिस, हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते थे कि वो आइसो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तब कंफर्म नहीं होता है। तो ये भी एक एमसीक्यू दिमाग में रखिएगा कि जब तक फाइनाइट डायमेंशनल ना हो तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तो एक को एक से जोड़ोगे भाई। इधर की डायमेंशन मतलब 1 2 3 है, मान लो इधर की भी 1 2 3 है, तभी तो एक को एक से जोड़ोगे। अगर इधर पता चला 3 है इधर 2 है तो जाहिर सी बात है किसी 2 को एक में जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के एक ऑन टू होगा, लेकिन 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये जो तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे अभी जस्ट लिखी थी उसको आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठते हैं। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू पढ़ रहे हैं हम लोग तो कॉपी कलम नहीं लेना है, लेके बैठिए, अच्छा सा लिखिए, जो चीज़ें मैं बताऊँ उसे वहीं पॉज करके लिखिए, नोट डाउन करिए। कई बार क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन जाते हैं और वो पेपर में आ जाते हैं, है ना। आपको कोई सर पढ़ाया नहीं, ये है वो है, तो वो वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें भी आपको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही जितने क्वेश्चन आपके सामने वो, हालांकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, लेकिन फिर भी पता नहीं आपका तब दिमाग चल रहा हो ना चल रहा हो। चलिए, सो क्या होना चाहिए, डायमेंशन यू डायमेंशन वी के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे वी यू के इक्वल था। थर्ड देखिए, द मैपिंग टी फ्रॉम r⁻3 टू r⁻2। अब ये आइसो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पावर 3 है या पावर 2 है। कह रही कैसे डिफाइंड है, ए बी सी को ए बी में बदल देता है, मतलब तीसरा वाला हटा ही दे रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये होमोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म है, कह रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, कह रहा है कि ना ही ए है ना ही बी है, ए और बी दोनों ही नहीं है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, चेक करके मैं दिखाता हूँ आपको एक अलग पेज पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, उसने बोला था कि जो टी है हमारा ए बी सी वाला वो क्या कर रहा है, तीसरे वाले को डिलीट कर दे रहा है, ऐसा मैपिंग वो कर रहा है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ऐसे दो हम ले लेते हैं, दो तत्व ले लेते हैं r⁻3 से। तो हमने क्या किया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। जिसने वीडियो नहीं देखा है, मतलब जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, वो क्या कहते हैं, हमारी इसी से रिलेटेड जो LT की वीडियो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसे जाके ज़रूर देख लें। आपको सिंपली टाइप करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैथ वैथ, बस चैनल का नाम लिख करके सर्च कर देना। या सिंपल आप सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 करके बना हुआ है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है स्टार्टिंग से, सब एक नंबर 1 राइट ऊपर राइट में, अपर राइट में, ऐसे जैसे ये थंबनेल है, अपर राइट में यहाँ पे लिखा है कौन सा वीडियो नंबर है लेफ्ट या राइट में उसके बारे में लिखा है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है मैंने, ठीक है। थंबनेल में ही पता है, बहुत बहुत सिंपल तरीके से एकदम कस्टमाइज़ करके आपको जिससे पता चल जाए कि किस में क्या है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ज़रूर पढ़िए। और स्पेशली जब ये वीडियो आपके सामने जा रही है एमसीक्यू की, तो इसका जो थ्योरी वर्जन है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आप इसे क्लियरली समझ पाओगे, मेरी बात को एकदम परफेक्ट समझ पाओगे। तो उसे सिर्फ एक बार पढ़ना। अभी तक क्या होता था, हम लोग को थ्योरी तैयार करने के लिए बार बार वीडियो पढ़नी होती थी, है ना, लॉन्ग वाली डिस्क्रिप्टिव वाली। अब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार कम से कम पढ़ना है आपको, कम से कम एक बार। कुछ लोग को 3 4 बार भी पढ़ने का मन हो पढ़ सकते हैं, उनका थ्योरेटिकल भी अच्छा तैयार हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव। फिलहाल 2 एलिमेंट आपने यहाँ से ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद एक ले लीजिए, आप अल्फ़ा और बीटा ले लीजिए फील्ड से, फील्ड भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले देख लें होमो है कि नहीं। पहले वाले में ए का मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले में बी का, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, यहाँ पे लिख दिया, प्लस लगा के बीटा मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले में, ठीक है। और उस पूरे का हम लगा दे रहे हैं
एफ लगा देते हैं, चलो ठीक है, टी लगाओ। वैसे एफ बात, एफ और टी बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग यहाँ पे यूज़ इन्होंने कर दिया है। अब जब ये अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो तीनों मल्टीप्लाई हुआ होगा, बीटा तीनों मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। लेकिन हमारे ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे, अल्फ़ा के साथ A1, अल्फ़ा के साथ A1, अल्फ़ा A1 प्लस बीटा B1, सॉरी A2, ठीक है। और इसके बाद आया अल्फ़ा B1 प्लस बीटा B1 और बीटा B2, ठीक है, प्लस अल्फ़ा C1 और बीटा C2, ठीक है, प्लस बीटा C2, ये हो गया। अच्छा अब देखिए वो क्या कर रहा था, उसने बोला था कि हम टी लगाने के बाद सिर्फ स्टार्टिंग के दो को रखेंगे, बाकी को भगा देंगे। तो हमारी जो टी बनेगी क्या बनेगी, टी हमारी बनेगी, तो देखिए ये बनता है ना। अब इसको अलग अलग करने की कोशिश कीजिए जैसे आपने किया था। तो अल्फ़ा जैसे बाहर होगा तो A1 B1 बाहर हो जाएगा, और बीटा जब बाहर होगा तो A2 कॉमा B2 बाहर हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये होमो तो हो जा रहा है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा इंटू टी ऑफ, ये इसने क्या किया होगा, C1 वाले को डिलीट किया होगा, ठीक है, और इसने क्या किया होगा, C2 वाले को डिलीट किया होगा, इजंट इट, A2 B2 और C2, ठीक है। तो हो गया, होमो तो हो गया, होमो तो हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अब पावर R पावर 3 से R पावर 2 में जा रहा बच्चों, ये बताओ जरा, है ना, R पावर 3 से R पावर 2 में जा रहा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसकी डायमेंशन कितनी 3, इसकी डायमेंशन 2। अभी ऊपर ही पढ़ा हम लोगों ने कि डायमेंशन सेम होनी चाहिए तभी 1 1 होगा, तो 1 1 नहीं होगा, या ऑन टू किसी कोई एक भी नहीं होगा अगर, तो भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा, तो होमो तो होगा ही ना, होमो तो हो गया, प्रूव कर दिया मैंने। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका हो सकता है ना भेज पाऊँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इतना आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जैसे ये वाला था ना क्वेश्चन, यही तो है सेम ये, तो ये क्या हो गया, सिर्फ होमो है, आइसो नहीं है, सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, लेट सी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर अ फील्ड आर। देखिए सी ओवर आर है, सी ओवर आर, ठीक है। अगर आप सही से देखें तो आर इसका सब फील्ड होता है सी का, ठीक है। तो इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भाई सी है, सी में दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो इसको जनरेट करने के लिए हमें इसकी जो बेसिस होगी उसमें दो एलिमेंट होंगे, एक वन से क्या होगा, पूरा का पूरा आर जनरेट हो जाएगा, और आई की मदद से हमारा पूरा का पूरा सी भी जनरेट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सी 1 और आई इसके बेसिस में एलिमेंट होंगे, इसकी डायमेंशन हमेशा 2 होती है, ठीक है। अच्छा ठीक, तो क्या कह रहा है कि इसे बोला है कि सी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, ठीक है भाई, सही कौन सा नहीं है, कह रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ सी इज़ 2, ये तो सही है, अभी बताया मैंने ठीक है। सी से आर स्क्वायर में अगर आप कनेक्ट करोगे तो सी के नंबर जो होंगे ए प्लस आई बी टाइप होंगे, और उधर जाके स्क्वायर लिखा है तो ये ऑर्डर पेयर में होंगे। कह रहे हैं ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो ये तो सही बात है, ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, क्योंकि इसकी लेफ्ट वाली की डायमेंशन 2 है और इसकी भी डायमेंशन 2 है, दोनों की डायमेंशन सेम है ना, डायमेंशन ऑफ सी भी 2 होती है, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर तो 2 है ही है, क्योंकि तो पावर ही में 2 लगा हुआ है, तो आइसोमॉर्फिज्म तो होगा। और जब देखिए सी इज आइसोमॉर्फिक टू आर स्क्वायर, वो भी ठीक है, जो सी है उसकी डायमेंशन 2 है, आमने सामने लेके जाएगा एकदम बराबर से, और इधर पेयर है, इधर भी एक तरीके से दो की चीज़, दो की जरूरत पड़ती है, 1 की और आई की पूरा जनरेट करने के लिए सी को, तो यहाँ भी डायमेंशन 2, यहाँ भी डायमेंशन 2, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। वैसे आपको बताऊँ तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर जो सी है, ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज इज़ ट्रू, तो पहले तो यही सही था, ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, हमको पता भी थी, कह रहे सारे गलत हैं, तो ये तो बात सही है ना, तो ये अपने आप में ही गलत हो गया, तो इसने बोला कौन सा सही नहीं, तो ये दिस इज़ रॉन्ग, आंसर नंबर डी इज़ रॉन्ग। तो क्वेश्चन में पूछा था कि गलत कौन है, तो यही गलत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी बातों पे यहाँ भी नोट लिखा है, यहाँ भी नोट लिखा है, नन लिखा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, पता चला, आप ये दिमाग में लगा रहे हो, इसी में ढूंढ रहे हो आंसर। तो नोट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं कि हम लोग नोट का आंसर देख करके सोचते हैं कि नोट फिलहाल पढ़ते ही नहीं है, और गलती से कोई भी लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट यू एंड वी आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, ठीक है, सेम फील्ड है, अच्छा फाइनाइट डायमेंशनल भी है, ठीक है। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू वी, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी, देन रैंक एंड नलिटी ऑफ टी इज डिफाइंड रिस्पेक्टिवली एस। रैंक कैसे लिखा जाता है भैया, रैंक लिखा जाता है इसे रो करके, रो से भी लिखा जाता है, और इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस आर टी, इसी को बोलते हैं क्या, रैंक। और नलिटी एन 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 से लिखते हैं,
एन फॉर नलिटी, इसका डायमेंशन, इसको नलिटी बोलते हैं। और इसे फिलहाल ऐसे लिखते हैं न्यू, न्यू, जैसे इसको रो मतलब रैंक होता है, न्यू मतलब क्या होता है, न्यू ऑफ टी मतलब नलिटी ऑफ टी। तो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ लिखा है, डायमेंशन ऑफ आर टी और डायमेंशन ऑफ एन टी। ये तो उल्टा लिख दिया, एन टी आर टी, तो ये तो स्पेस दे दिया, ये तो नल स्पेस और रेंज स्पेस हो गया, ये रेंज स्पेस और नल स्पेस, ये तो गलत है। तो आंसर इज ए। गेट इट? ठीक, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, द रेंज स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज डिफाइंड रिस्पेक्टिवली एज। पहले क्या बोला है, पहले रेंज स्पेस बोला है। ठीक है, रेंज स्पेस क्या होता है भैया, रेंज स्पेस समझ लो थोड़ा, एक बार बता देते हैं। अगर टी फ्रॉम यू टू वी है तो रेंज स्पेस जो होता है वो इधर का सबसेट होता है, यानी आर ऑफ टी जो होता है इस सबसेट कह सकते हो, सब स्पेस कह सकते हो। सबसेट तो होता ही है फिलहाल, सब स्पेस भी होता है, एक सब स्पेस तो एक्स्ट्रा उसकी प्रॉपर्टी है। तो रेंज स्पेस क्या होगा, इसके एलिमेंट ना, इस वाले के। तो अगर यहाँ के एक्स है वहाँ के वाई है तो ये वाई से डिफाइन होगा, तो पहले रेंज बोला है ना, तो वाई बिलोंग्स टू वी, वो कौन सा वाई है जो एक्स पे टी लगाने के बाद उधर पहुँचता है, सही बात है। फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू यू, हाँ ठीक है, ये भी अच्छी बात है। एंड कह रहे नल स्पेस, और नल स्पेस कहाँ बनता है बच्चों, नल स्पेस बनता है लेफ्ट वाले में, यहाँ के एलिमेंट जो उधर जाके जीरो में जुड़ जाते हैं, सारे के सारे जितने जुड़ जाते हैं उनकी बात करें, सारे के सारे नहीं, जितने जुड़ जाते हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है, नल स्पेस में, एन ऑफ टी में। ठीक है, तो एलिमेंट कहाँ के होते हैं वो, यू के, तो एक्स बिलोंग्स टू यू फॉर विच टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी के जस्ट नीचे है, इसका आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर ए। लेट टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी टू इटसेल्फ, क्या खुद से खुद पे है, तो ये एल टी तो लिखा है लेकिन एक तरीके से ये क्या है, एल ओ है। एल ओ मतलब समझ रहे होंगे बहुत लोग जो पढ़े हैं, लीनियर ऑपरेटर। कह रहे इट सेल्फ विद रेंज स्पेस आर टी एंड नल स्पेस एन टी, कह रहे आर टी और एन टी ये है, और कह रहे कि दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर है। ठीक है, जब कॉमन सिर्फ और सिर्फ जीरो ही वेक्टर है, तो जब जीरो वेक्टर ही केवल कॉमन होता है तो ऐसे में नल स्पेस और आर टी ये कुछ भी कॉमन नहीं आते हैं, कुछ नए एलिमेंट कॉमन नहीं आते हैं, तो वन वन भी हो जाता है, और ये सेम है तो ऑन टू तो हो ही जाएगा, डायमेंशन भी सेम हो गया। अच्छा, अब समझते हैं इसको बात को कि इनमें से कह रहा है कि कौन से इक्विवेलेंट है ना। देखो, इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, इक्विवेलेंट का मतलब कि जब भी दो प्रूफ दिए होते हैं, दो तीन चार प्रूफ दिए होते हैं, तो किसी एक को लेट कर लेते हैं और दूसरा वाला प्रूफ कर देते हैं, और फिर दूसरे वाले को लेट करते हैं तो पहला वाला प्रूफ कर देते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं, है ना। तो समझते हैं क्या, देखिए, तो इसमें ये एक थ्योरम थी जब हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बाई चांस टी एक्स जा करके जीरो में जुड़ता है तो ये पक्का क्लियर है कि दो बार टी लगाओगे तो भी वो जीरो में ही जाके जुड़ेगा। तो अगर ये दिया है तो ये प्रूव हो जाएगा, ये दिया है तो ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ देखिए ये। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोनों तरफ एरो होना चाहिए बच्चों, सही कर लीजिएगा इसको। बुक्स में गलती दी होती है, लेकिन जो मेन जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पे थ्योरी होती है, दैट विल बी द द मोस्ट राइट थिंग विच इज़ रिटन देयर। हाँ, ये लोग एमसीक्यू बनाते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया। एरो और डबल एरो में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। मैंने तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी सीखी हुई है, और वो काफ़ी सारी सी डबल प्लस और C#, तो उसमें ये सारी चीज़ें गलतियाँ हो जाया करती थी। ठीक है, जावा पाइथन जो भी चीज़ें हैं फिलहाल। तो ये आंसर आपका क्लियर है, ये तो सब एक ही एक लिखे हैं, इसमें इक्विवेलेंट की बात ही नहीं हुई फिर तो। इक्विवेलेंट में क्या, कम से कम दो स्टेटमेंट तो हों, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, देखिए टी एक्स और टी टी एक्स। आई बात समझ में, या दिमाग में रखिएगा इसको दिमाग में रखना है, दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी अ सिंगुलर। इसे सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है, देखो अगर आपने एक उसकी मैट्रिक्स बना ली, ठीक है, मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका मॉड निकाल लिया, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अगर वो जीरो आ गया तो हो गया हमारा सिंगुलर। अरे बात समझ में, अगर ऐसा कुछ कर पाए हम तो हो गया सिंगुलर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे समझेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हमारा जो टी बनाई हमने, यहाँ पे तो टी से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट हुआ करते थे, एक होता था सिंगुलर, एक होता था नॉन सिंगुलर। ठीक है, दोनों एक बार ही समझ लेते हैं। देखिए, सिंगुलर की बात तब कही जाएगी बच्चों, टी सिंगुलर
मतलब अलग अलग लिख लेना। टी सिंगुलर कब कहा जाएगा? जब अगर फॉर ऑल नहीं, फॉर सम, फॉर ऑल हो गया तो फॉर सम कुछ के लिए x अगर नॉन जीरो है लेकिन हमारा टी एक्स फिर भी जीरो आ जाए तो इसे सिंगुलर बोलते थे। और टी नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं? नॉन सिंगुलर कब बोले? जब फॉर सम जब x जीरो हो तो टी भी जीरो हो जाए, मतलब दोनों जीरो होने चाहिए। ठीक है, टी एक्स अगर जीरो है तो उससे ये आ जाए, एरो इधर को रहेगा। ठीक है, कह रहे टी एक्स जीरो अगर आ जाए तो एक्स भी जीरो होना चाहिए, और टी एक्स जीरो आ जाए तो एक्स नहीं भी जीरो होगा तो भी उसका नाम तो भी नहीं, तो ही उसका नाम टी सिंगुलर होगा। इसको याद रख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए अपने पास। आई बस हमें सो आंसर आप समझ पा रहे होंगे, चलिए देखते हैं। सो यू कैन सी दैट कि टी एक्स जीरो है तो फॉर सम नॉन जीरो वेक्टर्स एक्स ऑफ वी, इफ टी एंड एस आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एल टी है ऑन एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, वी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी की बात हो रही है। ठीक, अच्छा, तो कह रहा है कि क्या होता है, क्या होता है भाई? देखिए समझते हैं इस बात को। देखिए इसमें दो तीन पॉइंट बताए थे बच्चों। ठीक है, एक पॉइंट बताया था ये वाला कि अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उनका मल्टीप्लिकेशन का रैंक निकालना है तो वो हमेशा बड़ी आती, दोनों के अलग अलग रैंक निकाल करके ऐड करके उसमें से डायमेंशन घटा करके। और एक चीज़ बताई थी कि जो नलिटी होती है दोनों के मल्टीप्लिकेशन की, वो क्या होती है? वो भी ग्रेटर इक्वल होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें आपको ऐड करने के बाद n माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दोनों ही क्वेश्चन लाइन से देखिए लिखे हुए हैं, एक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पर, और एक यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए ये वाला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ देखिए, इफ़ टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर पावर टू टू आर पावर थ्री डिफाइंड बाई टी एक्स वाई, और क्या कह रहा है देखो, पावर टू से, क्योंकि डबलेट है यहाँ पे ट्रिपलेट है, टू से थ्री जा रही, तो वन वन तो हो ही नहीं सकती, ऑन टू हो ही नहीं सकती। तो इसके बाद क्या करते हैं, फिर चलो निकाल लेते हैं। इसने रैंक टी और नलिटी डी की बात की है, तो ज़रा ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, देखिए इसको निकालने का तरीका समझते हैं। लॉन्ग फॉर्म में भी बताते हैं इसको और ट्रिक से भी बताते हैं। तो देखिए समझते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारी टी जो है वो आर पावर टू से कहाँ चली गई है? आर पावर थ्री में। इसकी लेफ्ट वाले की स्टैंडर्ड बेसिस होगी 10, क्योंकि पावर टू और जीरो का वन। दूसरे वाले की स्टैंडर्ड बेसिस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमें टी लेकर के लिखना है। तो हमारा जो टी एक्स कॉमा वाई था, जो इन्होंने डिफाइन किया, इन्होंने बोला है कि एक बारी दोनों को ऐड कर लीजिए, एक बारी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और केवल दूसरे वाले को लिख दीजिए जो आर पावर थ्री के एलिमेंट है। तो टी वन कॉमा जीरो से आपके पास कैसा बनेगा, देखिए ज़रा, एक्स प्लस वाई यानी वन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई यानी वन आ जाएगा, और वाई यानी जीरो आ जाएगा। ऐसे ही एक टी ज़ीरो कॉमा वन निकाल लीजिए। जीरो कॉमा वन निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? ज़ीरो कॉमा वन, अभी भी वही चीज़ है कुछ, यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे माइनस वन आएगा, एंड यहाँ पे वन आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, अब रैंक निकालने के लिए इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनता है? ऐसे ऐसे क्या किया आपने, देखिए लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पे। तो अपने मैट्रिक्स बनाया कैसा, वन, क्योंकि टी आर स्क्वायर से आर पावर थ्री है, तो आर स्क्वायर यानी आर पावर टू, यानी दो रो होंगी, तो दो रो यही, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ जीरो बनाते हैं, घटाने पे बन जाएगा, यानी आर टू की प्लेस पर आर टू माइनस आर वन। करिए ज़रा। तो पहली वाली रो में कोई चेंजमेंट नहीं है, दूसरी वाली रो में जीरो हो गया, यहाँ हो गया आपका माइनस टू, और यहाँ जीरो हो गया, सॉरी वन हो गया, तो वन ही है ना। अब क्या पूरी तरीके से कोई रो जीरो है, या इसके एक्स्ट्रा में और कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। तो रैंक कितनी आ रही है भैया? हो रैंक आ रही है आपकी टू, और रैंक टू आ रही है ना, रैंक टू आ रही, क्लियर है ना बात? समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, रैंक टू आ गई। अब अच्छा, रैंक टू आ, तो जब रैंक टू आ गई तो आप ज़रा बताइए फॉर्मूला क्या होता है? रैंक नलिटी थ्योरम क्या बताई थी मैंने? रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। डोमेन क्या है? आर पावर टू। डोमेन कितना है? टू। तो रैंक कितना हो गया? रैंक टू आ गया। नलिटी निकालनी है तो टू उधर भेजेंगे, जीरो आ जाएगा कि नहीं? नलिटी कितनी हो गई? ज़ीरो।
यानी क्या, रैंक 2 नलिटी 0। अब ध्यान सुनिएगा, ये नलिटी 0 हो गई, यानी इसमें रेंज जो नल स्पेस होगा एन ऑफ टी, यहाँ से एक चीज़ और कंफर्म हो जाएगा, उसे भी दिमाग में रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 0 वेक्टर आएगा कॉमन दोनों का। ठीक है, नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर आएगा जो कि 0 वेक्टर होगा। आई बात क्लियर है, समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं कि ये कहाँ पे है, मतलब क्या था वहाँ पे, उसमें टिक लगाते हैं। देखिए क्या था, ये वाला आंसर था, रैंक 2 नलिटी 0। अच्छा, डायरेक्ट सोचना होता तो बच्चों यही सोचते हैं कि हम x और y की ऐसी वैल्यू कौन सी ले लें, हम इसके बारे में सोचते हैं। ये तो ऑटोमेटिक, ये तो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये इसके बारे में सोचते हैं कि हम x और y अगर 0 ले लेते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो देखिए राइट में 0 0 बनता है ना। हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि कुछ और लेने के बाद भी यहाँ 0 0 बन जाए। तो आप सोचोगे सर 0 0 और में ले ले बन के, चलिए 1 1 ले लीजिए। तो 1 1 लेंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये 0 तो बनेगा नहीं, है ना बात। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यही सोचा जाता है नल स्पेस, जब ऐसे डायरेक्ट सोचा जाता है तो नल स्पेस को सोचा जाता है, तो केवल एक ही एलिमेंट होगा जो इसको कन्फर्म देगा कन्फर्मेशन। तो यानी कॉमन सिर्फ 0 0 आएगा, कॉमन सिर्फ 0 0 आएगा तो नलिटी 0 हो जाएगी, नलिटी 0 हो जाएगी तो रैंक नलिटी थ्योरम लगा करके रैंक निकालेंगे 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे ही देखिए ये वाला कह रहा है कि इफ़ टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी, अब मैपिंग गिवन बाय टी ए बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी। ये तो क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है मुझे, दोनों सेम है। अच्छा ठीक है, तो क्या करना है, देन कर्नल ऑफ टी, कह रहे कर्नल ऑफ टी क्या होगा, कर्नल ऑफ टी वो सारे एलिमेंट होते हैं टी के जो जाकर के 0 में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ऐसा बताइए कौन सा इसमें सेट दिख रहा है जो है 0 बना देगा, यही वाला एक सेट दिख रहा है जो 0 बना देगा, क्योंकि ये यहाँ पे जुड़ेगा, ए माइनस है, यहाँ भी ए माइनस है, 0 जुड़ जाएगा, है ना। सो आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका जो सेकंड वाला है, कह रहा है आर पावर 2 से आर पावर 2 में जा रहा है कि नहीं। जब ये सेम में जा रहा है तो हमें एक जैसे एलिमेंट भी चाहिए होंगे। ए माइनस है तो सिर्फ ये ऊपर वाले में देखिए उसमें जुड़ गया था, लेकिन रेंज पूछ रहा है तो इसके अलावा होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये ठीक है, ए ले लीजिए, ये बिल्कुल आपको क्या करेगा, एग्जैक्टली डिफाइन कर देगा पूरी की पूरी रेंज को। ठीक है, लास्ट देखिए पावर 3 से पावर 2 में जा रहा है, कह रहे तो ये जो भी बन रहा है ये हमें कर्नल ऑफ टी चाहिए, तो कर्नल ऑफ टी वही होता है जो 0 बना दे। तो अगर देखा जाए, रिलेट किया जाए, ए माइनस ए 0 और ये ए माइनस ए 0, तो ये वाला सही पड़ रहा है, तो ये आंसर सही है। ठीक है, देखिए हमारा फ्री वीडियो का ये सेकंड वीडियो आपके सामने आ चुका था जो कि ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो स्पेशल वीडियो होगी जो कि पेड कोर्स को मिलने वाली है, जो कि वेक्टर स्पेस की ही होगी, वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होगी। काफ़ी अच्छी वीडियो और ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, कम से कम आई थिंक 50 क्वेश्चन उसमें होंगे ही होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। तब तक दोस्तों में सेंड कर दीजिए, वो भी कोर्स ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके बाद वो कोर्स फीस बढ़ जाने वाली है, 1 2 दिन के अंदर ज्वाइन कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर। थैंक यू।